गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। इसका पीडीएफ दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का पीडीएफ ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था। आप में जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ से प्रत्येक दिन पीडीएफ को पढ़ लें और ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, जैसे आज के पेपर में ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है तो इसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि वो आप लोग आसानी से पढ़ लें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ निश्चित तौर पर शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो को पॉज करके इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। किसानों की आय को 2022 में हमें दुगुना करना, ये टारगेट है हम लोगों का, सरकार का टारगेट है। तो दुगुना करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? किस समिति ने सिफारिश किया था या सुझाव दिया था कि हमें किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करना है? तो इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है रंगराजन समिति, बी है कस्तूरी रंजन समिति, सी है स्वामीनाथन समिति, या डी है अशोक दलवाई समिति। सभी लोग इसका अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए, फर्स्ट पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट है। नॉर्मली हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये सब के स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भाषण दे रहे थे वो किसी रैली को संबोधित कर रहे थे, और जब वो किसी रैली को संबोधित कर रहे थे तो भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में रैली को संबोधित कर रहे थे। इसलिए ये स्टेटमेंट, ये न्यूज़ आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यद्यपि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनल संगठन को संबोधित करते हैं या किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात करते हैं, उस समय में उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो देश का स्टेटमेंट होता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किशोरों को आज से टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आज से टीकाकरण लगेगा। तो यही न्यूज़ है, इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। स्पाइस जेट के विमान ने बिना एटीसी मंजूरी उड़ान भरी, जांच के आदेश। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि स्पाइस जेट का जो विमान है, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी के मंजूरी के बगैर उड़ान भर दिया था। नॉर्मली अगर कोई भी विमान होता है, उसे अगर उड़ान भरना है, मान लेते हैं कि पटना से दिल्ली कोई विमान जा रहा है, तो उसे एटीसी की मंजूरी लेना पड़ता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मंजूरी लेना पड़ता है, अदरवाइज वो विमान उड़ान नहीं भरेगा। लेकिन बिना एटीसी के उड़ान की वो जो है उड़ान भर दिया बिना एटीसी के मंजूरी के स्पाइस जेट ने, तो इसलिए उसे जांच की समिति गठित की गई है या उस पर जांच के आदेश दिए गए। अच्छा, जांच के आदेश किसने दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। तो ये डीजीसीए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि आखिर डीजीसीए क्या होता है। डीजीसीए का पूरा फुल फॉर्म है नागर विमानन महानिदेशालय। नागर विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। डीजीसीए नागर विमान के क्षेत्र में एक विनियामक निकाय है जो मुख्यतः सुरक्षा संबंधी विषयों पर कार्रवाई करता है। यह भारत के भीतर विमान परिवहन सेवाओं के विनियम और सिविल सेवा विनियम, विमान सुरक्षा तथा उड़ान योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। बेसिकली एक शब्दों में मैं अगर बोलूँ तो जिस तरह से बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, सेबी रेगुलेट करता है शेयर को, उसी तरह से डीजीसीए जो है विमान को लेकर के रेगुलेटेड काम करता है। कोई भी एक्शन लेना हो, कोई भी नियम बनाना हो, कोई भी नियामक बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो बेसिकली डीजीसीए काम करता है। तो डीजीसीए क्या होता है कि जो है विमान को लेकर के एक रेगुलेटर की भूमिका निभाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन के साथ मिल करके विनियामक
कार्यों का समन्वय करता है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके काम करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और भारत में कई जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है डीजीसीए के बारे में। अब इंटरनेशनल लेवल पे एक संगठन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे विमानन की यानी विमान की मानक एजेंसी कौन सी है। तो इसका नाम है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। 193 देश इसके सदस्य हैं और ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में ICAO का हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। बेटियों की विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के लिए बिल की समीक्षा समिति में सिर्फ एक महिला। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। दो पॉइंट जो न्यूज़ में दिया हुआ, ऑलरेडी महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करने के क्या मायने हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। उसका क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, IMF का क्या रिपोर्ट है हमने आपके साथ डिस्कस किया है। GDP कितनी बढ़ सकती है, क्या प्रिडिक्शन है, हर एक पर्सपेक्टिव को एडिटोरियल में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इस न्यूज़ का दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि अच्छा, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जून 2020 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जया जेटली कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के नाम याद रखेंगे आप लोग, जया जेटली समिति। जून 2020 में बाल विकास मंत्रालय द्वारा जया जेटली कमेटी का गठन किया गया था और इसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि महिलाओं की शादी की उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ा करके आप 21 वर्ष कीजिए, पुरुषों की इक्विवेलेंट कीजिए, क्योंकि पुरुषों की जो शादी की एज है वो 21 वर्ष है, तो महिलाओं की शादी की एज भी 21 वर्ष होना चाहिए। ये सुझाव दिया था जया जेटली समिति ने। इन्हीं के सुझाव पे बिल आया। बिल जो है शीतकालीन सत्र में पेश हुआ लोकसभा में और लोकसभा में पेश होने के बाद बिल को भेज दिया गया JPC में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। JPC में टोटल 31 सदस्य हैं और इसे जो लीड कर रहे हैं, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाजपा के विधायक हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। तो विनय सहस्त्रबुद्धे इसको लीड कर रहे हैं, 31 सदस्यीय समिति को लीड कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं को लेकर के चर्चा है, बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे देश में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि एक तरफ इस बिल में आप चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाना, उसमें आप 31 सदस्य समिति बनाया, संसदीय समिति बनाया 31 सदस्य। 31 सदस्य संसदीय समिति में सिर्फ एक सदस्य महिला है, बाकी 30 सदस्य पुरुष हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था। महिलाओं को लेकर के मान लीजिए कोई समिति आप बनाया है, महिलाओं की एज को बढ़ाना है, आपको ये तय करना है, उसमें महिलाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो यहीं इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये जो समिति बनी है विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय समिति जो है JPC बनी है, उसमें सिर्फ एक महिला है, वो है सुष्मिता देव। बिना मास्क के पहुंचे तो वोट नहीं दे पाएंगे। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने अपना एक तरह से गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि बिना मास्क के अगर आप पहुंचेंगे तो वहां पे वोट देने के लिए आपको नहीं मिलेगा। देखिए, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और वैसे भी नई शिक्षा नीति के बारे में आपको जानकारी पहले से भी होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति बेसिकली क्या है, क्या क्या प्रोविज़न किया गया है, हमने कई बार डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ये है कि ये साल बेहद अहम है। इस साल डिसीजन लिया जाएगा कि हर जगह नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति ने किया INS विक्रांत का दौरा। हमारे देश के INS जो विक्रांत है, हमारे देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक हैं INS विक्रांत। हमारे देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक हैं INS विक्रांत। ये INS विक्रांत है।
देखिए यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो न्यूज़ है, लोगों के खिलाफ झूठे मामले बना रही है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लोगों के खिलाफ झूठे मामले बना रही है। पॉलिटिकल न्यूज़ है, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने आप में ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने आप में एक संस्था के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमने कई बार डिस्कस किया, हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस न्यूज़ पे लौटते हैं। ये न्यूज़ संबंधित है पेगारस जासूसी कांड को लेकर के। पेगारस जासूसी कांड में क्या हुआ था? पेगारस क्या है, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि पेगारस एक तरह से स्पाईवेयर है। पेगारस एक तरह से वायरस है, वायरस का ही एक पार्ट है स्पाईवेयर। तो सॉफ्टवेयर वायरस है और उसका पार्ट है स्पाईवेयर। इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप ने, जो इजराइल की कंपनी है, उसने इसे तैयार किया था 2010 में। हाल में ही पेगारस को लेकर के देश भर में काफ़ी विवाद चला, आप लोग सुना भी होंगे। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है कि एक समिति बना दिया, और इस समिति का नाम है रविंद्रन समिति, RV रविंद्रन समिति। इस समिति जो है बेसिकली पेगारस मामले को जांच करेगी। तो डायरेक्टली स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में, स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पेगारस जांच समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो RV रविंद्रन कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि अगर आपको शक है कि आपका मोबाइल हैक हो गया है, या पेगारस मोबाइल या पेगारस वायरस आपके मोबाइल में इनबिल्ट किया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। ये जो समिति है, इस समिति से आप संपर्क कर सकते हैं। बेसिकली पेगारस बेसिकली क्या है? तो पेगारस एक तरह से स्पाईवेयर है जो आपके व्हाट्सएप पे इनबिल्ट किया जा सकता है। जैसे मैं व्हाट्सएप कॉल करूं आपको और मुझे आपके मोबाइल पे डालना हो पेगारस वायरस, तो मैं आपके मोबाइल पे डाल सकता हूं व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या एक मैसेज के माध्यम से भी। इनफैक्ट तो आसानी से आपके मोबाइल पे जा सकता है और उसके बाद मैं आपके मोबाइल को रेगुलेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपके मोबाइल पे जितना फ़ोटो है, जितना मैसेज है, जितना चैट है, जितना ईमेल है, सब कुछ को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसी को लेकर के जांच कर रही है सर्वोच्च न्यायालय, और RV रविंद्रन समिति इसकी जांच कर रही है। आज का बिजनेस पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि पद्मश्री मिलने के सिर्फ 13 दिन बाद प्रोफेसर करतार सिंह का निधन हो गया। और प्रोफेसर करतार सिंह गुरुमती संगीत के विशेषज्ञ थे। तो सिर्फ 13 दिन के बाद इन्हें का निधन हो गया। इनका नाम है प्रोफेसर करतार सिंह, जो गुरुमती संगीत के विशेषज्ञ हैं, लुधियाना से संबंधित है ये। अच्छा, ये जो न्यूज़ है इसके बैकग्राउंड में मैं आपको चलता हूँ। अभी के समय में उत्तर भारत का मौसम ख़राब है, और अभी के समय में दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में बारिश हो रही है या बारिश हो सकती है इनफैक्ट। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? इसको जा के आप पढ़ सकते हैं अपने स्टैटिक बुक्स में। आपकी जो किताब होगी ज्योग्राफी की, वहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हैं। तो अभी के समय में दो जगह पे, यानी जो ठंडी का महीना चलता है हमारे यहाँ, उस समय में इंडिया में दो जगह बारिश होती है। तो एक तो तमिलनाडु में बारिश होती है, और एक बारिश होती है पंजाब में, हरियाणा में या दिल्ली के क्षेत्र में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में जो बारिश होती है वो बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। और तमिलनाडु में जो बारिश होती है बेसिकली वो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु के तटों पे बारिश होती है। प्रत्येक मंडे को मुद्दा रहता है, एक पूरा पूरा पेज डेडिकेटेड होता है मुद्दा को लेकर के। तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं कि महामारी लड़ेगी या महामारी हारेगी, किस तरह से उसको लेकर के न्यूज़ दिया हुआ। तो पूरा पूरा पेज डेडिकेटेड होता है मुद्दा को लेकर के। देखिए, ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एक एडिटोरियल कहा जाए कि इंपॉर्टेंट है, वो यह है। इस पर मैं चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि इसको जो है, जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली 3 कृषि कानून को लेकर के जो सरकार ने रिटर्न किया, उसी के संबंध में ये एडिटोरियल है।
और तीनों कृषि कानून को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। वहाँ पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि 3 कृषि कानून क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो तीनों कृषि कानून के क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार का क्या पक्ष है, डिटेल में हमने डिस्कस किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। बेसिकली एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ यहाँ पे, कि जब भी आपको कृषि के बारे में अगर मान लेते हैं आप नोट्स बना रहे हैं, ओके, प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम 2016 में एक समिति बनाया गया था और इस समिति का नाम था अशोक दलवई समिति। अशोक दलवई समिति। अशोक दलवई समिति 2016 में गठित किया गया था और इसका टारगेट था कि 2022 तक किसानों की आय को हमें दोगुना करना है। तो आप हमें बताइए कि क्या क्या काम हम करें कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। ये सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए अशोक दलवई समिति का गठन किया था 2016 में। इसने अपने 7 रिकमेंडेशन दिया था इस समिति ने, और 7 रिकमेंडेशन के आधार पर प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आया। इन्होंने कहा कि अगर किसानों की आय को दोगुना करना है तो आपको 7 काम करने होंगे। पहला काम ये करना होगा कि प्रति बूंद अधिक फसल, सिंचाई पे अधिक ध्यान, यानी आपको एक सिंचाई के लिए काम करने की आवश्यकता। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको सिंचाई के लिए काम करने की ज़रूरत है। और सिंचाई में भी नवीन तकनीक जो है, खास करके प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कॉन्सेप्ट है, जो इजरायली कॉन्सेप्ट है, ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जब भी मान लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर सिंचाई से अगर कोई संबंधित न्यूज आएगा तो आप इसको पहले पॉइंट से कंसिडर कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि खेत की मृदा स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ बीज और पोषकता पे जोर, यानी खेत की मृदा के आधार पे श्रेष्ठ बीज लाते हैं और पोषकता पे हमें जोर देने की आवश्यकता, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, ये योजना आप सेकेंड पॉइंट में जोड़ सकते हैं। और बीजों को लेकर के सरकार कई सारे काम कर रही है, उसे भी आप सेकेंड पॉइंट में जोड़ सकते हैं। तीसरा है कि ग्रामीण भंडारण और एकीकृत शीत भंडारण। कई सारे देश में हमारी रिपोर्ट है कि 15% से लेकर के 20%, 25% या 30% तक अनाज सड़ जाते हैं। तो इसलिए एक काम और करने की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है कि हमें भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ये अशोक दलवई समिति ने अपनी तीसरी रिकमेंडेशन में कहा था। चौथी रिकमेंडेशन में ये कहा था कि खाद्य प्रसंस्करण में सुधार करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना जो आया, बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ है। पांचवी रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, यानी ई नेम का कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्होंने दिया था कि हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करना है। छठा ये दिया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी हमें फसल पे बीमा देने की आवश्यकता है। और सातवां इन्होंने कहा था कि अगर किसानों की आय को दोगुना करना तो आपको मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, डेयरी पालन, मत्स्य पालन, इसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप गौर से अगर आप देखेंगे तो पिछले 6-7 साल में जो भी काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी 7 पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। इसको आपसे गौर से देखें तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये 7 जो पॉइंट हैं, प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम जो है, जो किसानों की आय को दोगुना करने का टारगेट है 2022 तक, यानी इस साल तक, इसी के अंदर सारे के सारी योजना प्राइम मिनिस्टर मोदी का या सरकार की जो भी योजना है इसी के तहत आती है। इसको वन टाइम के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने चीनी सब्सिडी पे WTO के फैसले के खिलाफ अपील की। WTO में कई सारे मुद्दा हैं। भारत जो है, कई सारे देश भारत के खिलाफ WTO में गया। तो भारत के जो वर्तमान के सबसे क्लोजेस्ट एलाय है ब्राज़ील, भारत के क्लोजेस्ट एलाय है, बहुत अच्छा मित्र है ब्राज़ील। ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे तो भारत के काफ़ी अच्छे मित्र हैं।
अमेरिका देखिए भारत के अच्छे मित्र हैं, लेकिन ये लोग भी भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं WTO गए हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होता, हित परमानेंट होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में ना तो दोस्ती परमानेंट होता है ना तो दुश्मनी परमानेंट होता है, बल्कि जो हित होता है, इंटरेस्ट होता है, वो परमानेंट होता है। तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला WTO में भारत के खिलाफ अपील किया। क्या अपील किया? भारत के खिलाफ इन्होंने अपील किया है कि हम जो है भारत अपने किसानों को और ख़ास करके गन्ना किसानों को सब्सिडी देते हैं, उत्पादन में सब्सिडी देते हैं, बफर स्टॉक करने के लिए सब्सिडी देते हैं, परिवहन करने के लिए सब्सिडी देते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी सब्सिडी देते हैं। अच्छा, भारत सब्सिडी क्यों देता है? उसका रीज़न है कि विश्व में अगर अभी आप देखेंगे तो ब्राज़ील जो है खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और विश्व में ब्राज़ील सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक है ब्राज़ील। और ब्राज़ील में काफ़ी सस्ती चीनी होती है। ब्राज़ील मान लेते हैं कि विश्व बाज़ार में ब्राज़ील अगर विश्व बाज़ार में 30 रुपये चीनी भेज रहा, भारत में जो है चीनी महंगी होती है। भारत में मान लेते हैं उत्पादन, इंडिया में उत्पादन होता है चीनी का, मान लेते हैं 50 रुपये। अगर 50 रुपये हम विदेश में भेजेंगे तो कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 रुपये का चीनी, ब्राज़ील का चीनी अवेलेबल है विदेश में, तो हमसे कोई 50 रुपये में चीनी क्यों लेगा? तो इसलिए सरकार क्या करती है कि 20 रुपये की इसे सब्सिडी देती है, तो इस प्रकार ये चीनी 30 रुपये में ही विदेश में बिकता है। अब ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया का और ग्वाटेमाला का कहना है कि ये जो 20 रुपये का आप सब्सिडी देते हैं, इस सब्सिडी को भी देना बंद कीजिए। और इसी को लेकर के WTO में गए वो। WTO ने भारत के खिलाफ डिसीजन सुनाया। WTO में एक जो है विवाद समाधान समिति है, विवाद समाधान समिति है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है, DRC इसे कहते हैं। इन्होंने भारत के खिलाफ 14 दिसंबर को अपना निर्णय सुनाया था और कहा था कि भारत को उत्पादन सहायता में, बफर स्टॉक में, विपणन में, मार्केटिंग में, परिवहन में सब्सिडी देना बंद करना चाहिए। अच्छा, भारत क्या हुआ कि इस डिसीजन के अगेंस्ट भारत जो है अपीलीय बोर्ड में जाकर के डिसीजन किया, यानी विवाद समाधान के डिसीजन से भारत सहमत नहीं है, इसलिए अपीलीय न्यायालय में जाकर के WTO को जो अपीलीय विंग है वहाँ पे जाकर के भारत ने अप्लाई किया है, अपील किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा के राष्ट्रपति जो हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जब भारत में किसान मूवमेंट चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, तो जस्टिन ट्रूडो ने भारत के किसानों का समर्थन किया था कि भारत के किसान जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, या सरकार को किसानों के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की कनाडा, यानी कनाडा गवर्नमेंट भारत के खिलाफ WTO में गया है कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी क्यों देता। तो एक तरफ से जो किसान सब्सिडी की मांग करते हुए देश में आंदोलन कर रहे थे, उसका समर्थन करता है कनाडा का प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ कनाडा के सरकार भारत के खिलाफ WTO जाती है कि आप अपने किसानों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। तो ये भी डिस्कस मैंने आपके साथ किया था पहले, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पर राजकोषीय घाटे पे नहीं होगी जल्दीबाजी, देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो बजट आया था 2021-22 में, उस बजट में डिसाइड किया गया था कि राजकोषीय घाटा को हमें 6.8% करेंगे। टारगेट था कि राजकोषीय घाटा जो हमारा 2021-22 में रहेगा वो 6.8% रहेगा, और उसके बाद राजस्व घाटा जो है 5.1% रहेगा। एग्जैक्टली ये डाटा है और डाटा स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा का कितना का टारगेट लिया गया था, तो 6.8% का लिया गया, और न्यूज़ यही है कि 6.8% से थोड़ा कम हो सकता है राजकोषीय घाटा। बजट में 18 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है कृषि कर्ज का लक्ष्य। बीपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 में कृषि कर्ज का कितना सरकार ने टारगेट फिक्स किया था। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि कर्ज का जो सरकार को कृषि कर्ज किसानों को देना था, उसका टारगेट था 15 लाख करोड़ रुपया।
21-22 में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.5 लाख करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया और 16.5 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। सरकार किसानों को 16.5 लाख करोड़ रुपया 21-22 में कृषि ऋण दिया है या कृषि कर्ज दिया। 2022-23 जो बजट आने वाला है, यानी 2022 और 23, ये जो बजट आने वाला है इसमें फिर टारगेट चेंज किया जा रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है और अब जो टारगेट हमारा होगा 2022-23 का वो 18 लाख करोड़ रुपया होगा जो हम किसानों को कर्ज देंगे, कृषि कर्ज देंगे, राइट। तो ये टारगेट से क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी पूछा है, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है और स्टेट पीसीएस भी पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा रहेगी देश की विकास दर। आरबीआई की कमेटी है जिसके बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बेसिकली कहा है कि अभी जो है सबसे अधिक देश में विकास दर होगा और विश्व में सबसे अधिक विकास दर भारत का ही होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक समिति जो है, एमपीसी समिति है, इसकी एक सदस्य हैं, उस सदस्य का ये स्टेटमेंट है और उस सदस्य का नाम है आसिमा गोयल। आसिमा गोयल जी ने कहा कि विश्व में सबसे अधिक ग्रोथ रेट, विकास दर भारत का ही होगा। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये है आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। तो एमपीसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं क्योंकि यूपीएससी ने भी एमपीसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ। एमपीसी जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ एमपीसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली नीतिगत ब्याज दर, रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, ये सबको लेकर के डिसीजन लेने का काम करती है और इसका गठन किया गया था जून 2016 में। इसके लिए वित्त विधेयक 2016 आया था और साथ ही साथ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। तो आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया और साथ ही साथ वित्त विधेयक 2016 लाया गया। तो अब क्या होता है, एमपीसी में बेसिकली कितने मेंबर होते हैं, यूपीएससी ने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा था। तो एमपीसी में टोटल 6 सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में क्या होता है कि 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के और 3 सदस्य होते हैं सरकार के। आरबीआई के जो 3 सदस्य होता है उसी में एक सदस्य होते हैं आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर एक सदस्य होते हैं प्लस 2 अन्य सदस्य आरबीआई के ही सदस्य होता है और 3 सदस्य सरकार के होते हैं। तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो बेसिकली इस 6 सदस्यीय समिति को लीड करता है, उसका अध्यक्ष होता है। इसी पॉइंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई की मीटिंग एक वर्ष पे कितनी बार होती है। तो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होती थी, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। तो एमपीसी की मीटिंग जो है प्रत्येक 2 महीने में होती है और साल में टोटल 12 महीने होते हैं, यानी एक वर्ष में 6 बार मीटिंग होती है एमपीसी के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग प्रत्येक 2 महीने में एक बार होती है और साल में 6 बार होती है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कई बार इस तरह के बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टेट पीसीएस या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी हो रहा है कि प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ इस तरह का चर्चा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ। जैसे आज नारी को लेकर के यानी महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक टॉपिक दिया हुआ, वहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ, कल कुछ और डाटा था, परसों कुछ और डाटा था। तो इस तरह से डाटा अभी दिया जा रहा है जो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा होगा उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। सम्मान में जलाई ऐतिहासिक स्मारक, सम्मान में सजाई ऐतिहासिक इमारत। इम्पॉर्टेंट क्या है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यूरोपीय यूनियन के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। टेस्ला ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी हैं भारतवंशी अशोक। तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं। हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन क्या है, यस,
क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर दिया था कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 2016 में समिति बनी थी जिसका नाम है अशोक दलवाई समिति, और इस समिति को टारगेट दिया गया था कि आप बताइए हमें कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक दलवाई समिति। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।